परी स्टोरी टाइम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी है राजकुमारी की शादी। ये कथा प्राचीन भारत के एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य विजयगढ़ की है, जहां राजकुमारी सौम्या अपने पिता महाराज वीरेंद्र सिंह और माता महारानी सुनैना की एकमात्र संतान थी। विजयगढ़ अपनी वीरता, संस्कृति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके सिंहासन की राह कभी सरल नहीं थी। विजयगढ़ का महल संगमरमर, सोने और रत्नों से सुसज्जित था। विशाल प्रांगण में राजकीय सभाएं लगती, जहां दूर दूर के राज्यों से राजा महाराजा आते। राजकुमारी सौम्या न केवल अनुपम सौंदर्य की धनी थी, बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और राजनीति में भी निपुण थी। उसकी तेज बुद्धि और साहसी हृदय उसे अन्य राजकुमारियों से अलग बनाते थे। राजकुमारी के विवाह योग्य होने पर महाराज वीरेंद्र सिंह को उत्तर और दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों से विवाह प्रस्ताव मिलने लगे, परंतु उनकी चिंता थी कि सौम्या का विवाह ऐसा हो जिससे न केवल राज्य की सुरक्षा पक्की हो, बल्कि वह स्वयं भी खुश रहे। इसी बीच एक नई समस्या उत्पन्न हुई। दक्षिण के महाशक्तिशाली राज्य कांचनपुर के सम्राट विक्रमसेन ने विजयगढ़ पर आक्रमण करने की धमकी दी। उनका कहना था कि यदि सौम्या का विवाह उनके पुत्र युवराज अधिराज से नहीं हुआ तो युद्ध अवश्यंभावी होगा। राजमहल के दरबार में यह समाचार सुनते ही सौम्या के नेत्रों में क्रोध और आक्रोश था। क्या मेरा विवाह केवल राज्य को सुरक्षित रखने का साधन है? वह बोली। महाराज वीरेंद्र सिंह ने उसे शांत किया, लेकिन सौम्या ने निर्णय किया कि वह किसी भी शर्त पर अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेगी। इसी समय महल में एक रहस्यमय योद्धा आया जो विजयगढ़ के भविष्य को बदल सकता था। कौन था यह वीर? क्या सौम्या की शादी राजनीति का मोहरा बन जाएगी या वह अपनी राह स्वयं चुनेगी? रहस्यमय योद्धा का आग्रह था। विजयगढ़ के राजमहल में गंभीरता छाई थी। महाराज वीरेंद्र सिंह दरबार में अपने सेनापतियों और मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। कांचनपुर का सम्राट विक्रमसेन अपनी शर्तों पर अड़ा था, या तो विवाह होगा या युद्ध। इसी बीच राजमहल के द्वार पर एक रहस्यमय योद्धा प्रकट हुआ। ऊंचा कद, दृढ़ शरीर, आंखों में अपराजेय आत्मविश्वास। वह राजमहल के मुख्य द्वार से सीधा दरबार में पहुंचा और गहरे स्वर में बोला, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं विजयगढ़ की रक्षा करने के लिए तैयार हूं। सभी अचंभित थे। महाराज ने प्रश्न किया, तुम कौन हो और तुम्हें हमारी चिंता क्यों है? उस योद्धा ने अपनी पहचान छुपाए रखी। वह केवल इतना बोला, मेरा नाम आर्यमित्र है। मैं न्याय और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हूं। यदि विजयगढ़ संकट में है तो मैं इसे अपने कर्तव्य से अलग नहीं मानता। राजकुमारी सौम्या, जो गुप्त रूप से इस सभा को देख रही थी, उस योद्धा की निर्भीकता और आत्मविश्वास से प्रभावित हुई। सौम्या का निर्णय। उस रात सौम्या ने अपने मन में एक निश्चय किया, मुझे अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। मैं कोई वस्तु नहीं जिसे कोई भी युद्ध की शर्त बना सके। अगले दिन राजमहल में राजकुमारी ने घोषणा की, मैं विवाह करूंगी, लेकिन शर्तें मेरी होंगी और इससे पहले मैं स्वयं अपने भविष्य का निर्णय लूंगी। सभा में सन्नाटा छा गया। वे दरबार में सभी दरबारी और सेनापति एकत्र थे। राजकुमारी सौम्या ने गंभीर स्वर में कहा, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। महाराज वीरेंद्र सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी शर्तें पुत्री? सौम्या ने दरबार में खड़े होकर घोषणा की, मैं किसी भी राजकुमार या योद्धा से तभी विवाह करूंगी जब वह 3 परीक्षाएं पार करेगा, वीरता, बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता। केवल वही मेरा पति बनेगा जो इन तीनों कसौटियों पर खरा उतरेगा। यह सुनकर दरबार में सरगर्मी फैल गई। सेनापति और मंत्रीगण आपस में कानाफूसी करने लगे। महाराज वीरेंद्र सिंह विचार में पड़ गए, जबकि महारानी सुनैना सौम्या की सूझबूझ पर गर्व कर रही थी। सभा में खड़े रहस्यमय योद्धा आर्यमित्र ने सौम्या की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजकुमारी, आपकी शर्तें उचित हैं। धर्म, वीरता और बुद्धिमत्ता ही किसी राजा के लिए सबसे आवश्यक गुण हैं। मैं स्वयं इस परीक्षा में भाग लेना चाहता हूं। राजमहल के दरबार में हलचल मच गई। यह रहस्यमय योद्धा कौन था जिसने इतनी निडरता से चुनौती स्वीकार कर ली? दूसरी ओर कांचनपुर के सम्राट विक्रमसेन को जैसे ही यह समाचार मिला, उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। हम विजयगढ़ से विवाह का प्रस्ताव नहीं, आदेश दे रहे थे। अगर सौम्या ने विवाह से इनकार किया तो यह अपमान युद्ध में बदलेगा। विक्रमसेन ने अपने पुत्र युवराज अधिराज को तैयार रहने का आदेश दिया। राजमहल के विशाल प्रांगण में पहली परीक्षा की घोषणा कर दी गई। इस परीक्षा में प्रतियोगी को अकेले एक शक्तिशाली युद्ध योद्धा को हराना था, जो महाराज के गुप्त सुरक्षा दस्ते का सबसे शक्तिशाली सेनापति था।
दरबार में कांचनपुर, मगध, अवंती और अन्य राज्यों के राजकुमार भी उपस्थित थे, लेकिन उनमें से कई इस चुनौती से घबरा गए। केवल कुछ ही योद्धाओं ने भाग लेने का साहस दिखाया और उनमें सबसे आगे था रहस्यमय योद्धा आर्यमित्र। युद्ध भूमि में आर्यमित्र। सभी की निगाहें युद्ध भूमि की ओर थीं। जैसे ही नगाड़े बजे, एक विशालकाय योद्धा महाबली सिंह मैदान में उतरा। वह विजयगढ़ का सबसे प्रखर सेनानी था, जिसने अब तक किसी युद्ध में हार नहीं देखी थी। आर्यमित्र शांत था, उसकी आंखों में न कोई भय न कोई संदेह। युद्ध शुरू हुआ। महाबली सिंह की तलवार बिजली की गति से वार करने लगी, लेकिन आर्यमित्र हर प्रहार को आसानी से रोकता गया। कुछ ही क्षणों में उसने ऐसा दांव खेला कि महाबली सिन्हा जमीन पर गिर पड़ा। सभी दर्शकों ने आश्चर्य से देखा। आर्यमित्र ने केवल अपनी तकनीक और चतुराई से युद्ध जीता था, शक्ति से नहीं। क्रिया राजकुमारी सौम्या के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। यह योद्धा केवल बाहुबल में ही नहीं, बल्कि युद्ध कला की समझ में भी अद्वितीय था। पहली परीक्षा पूरी हुई। अब सभी की निगाहें दूसरी परीक्षा पर थीं, बुद्धिमत्ता की कसौटी। लेकिन इसी बीच एक गुप्त संदेश आया। कांचनपुर की सेना विजयगढ़ की सीमा पर आ पहुंची है। विजयगढ़ के महल में हलचल मच गई। कांचनपुर की विशाल सेना राज्य की सीमाओं पर पहुंच चुकी थी। सम्राट विक्रमसेन अपने पुत्र युवराज अधिराज के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उनका स्पष्ट संदेश था, या तो विवाह स्वीकार करो या युद्ध के लिए तैयार रहो। महाराज वीरेंद्र सिंह ने तुरंत अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया, लेकिन वह अभी भी टकराव से बचना चाहते थे। उधर राजकुमारी सौम्या ने घोषणा की, युद्ध की घोषणा से पहले मेरी दूसरी परीक्षा पूरी होगी। यदि कोई इस परीक्षा में सफल हुआ तो मेरा विवाह उसी से होगा, चाहे वह किसी भी राज्य का हो। दूसरी परीक्षा बुद्धिमत्ता की कसौटी। यह परीक्षा केवल बाहुबल की नहीं थी, बल्कि चतुराई की भी थी। प्रतियोगियों को राज्य प्रशासन और युद्ध नीति से जुड़ी एक जटिल समस्या हल करनी थी। महाराज ने प्रश्न रखा, यदि शत्रु आपकी सीमा पर खड़ा है, परंतु आपकी सेना संख्या में कमजोर है, तो बिना युद्ध किए विजय प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? राजकुमारों ने अलग अलग उत्तर दिए। मगध के युवराज बोले, हम दुश्मन को सोने और गहनों का लालच देकर पीछे हटने के लिए मनाएंगे। अवंती के राजकुमार ने कहा, हमें अपने मित्र राज्यों से सहायता मांगनी चाहिए। लेकिन आर्यमित्र ने सबसे अलग उत्तर दिया। उसने दरबार के मध्य जाकर कहा, युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीते जाते, बल्कि बुद्धिमत्ता से भी। यदि हम शत्रु की सेना को उनकी आपूर्ति मार्ग से काट दें, तो वे बिना लड़े ही कमजोर हो जाएंगे। इसके अलावा यदि हम उनके शिविरों में गुप्तचरों को भेजकर भ्रम फैला दें, तो वे भीतर से ही टूट सकते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। यह एक अनोखी रणनीति थी, जिससे बिना रक्त बहाए विजय प्राप्त की जा सकती थी। महाराज वीरेंद्र सिन्हा प्रभावित हुए। उन्होंने घोषणा की, दूसरी परीक्षा में आर्यमित्र विजयी हुआ। कांचनपुर की सेना में हलचल। उधर कांचनपुर की सेना में भी कुछ नया हो रहा था। विजयगढ़ की सीमा पर पहुंचते ही युवराज अधिराज को एक गुप्त संदेश मिला, जिसने पूरी परिस्थिति बदल दी। तीसरी परीक्षा धर्मपरायणता की कसौटी। विजयगढ़ के राजदरबार में अब तीसरी और अंतिम परीक्षा की घोषणा की गई, धर्मपरायणता की कसौटी। यह परीक्षा करने वाली थी कि कौन केवल एक योद्धा या बुद्धिमान व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक सच्चा धर्मरक्षक और न्यायप्रिय राजा बनने योग्य है। महाराज वीरेंद्र सिंह ने सभा में कहा, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है न्याय और प्रजा की रक्षा। अंतिम परीक्षा में हम ये देखेंगे कि कौन केवल अपने स्वार्थ बल्कि पूरे राज्य के हित में निर्णय ले सकता है। इसके लिए एक कृत्रिम न्यायिक समस्या बनाई गई। दरबार में एक वृद्ध महिला को लाया गया, जो रोते हुए कह रही थी, मुझे न्याय चाहिए। मेरा पुत्र निर्दोष होते हुए भी कारागार में बंद है। इसके विपरीत राज्य के सेनापति का कहना था, इस महिला का पुत्र शत्रु राज्य से जुड़ा हुआ था और राजद्रोही था। अब प्रश्न यह था, क्या किया जाए? क्या उस युवक को बिना प्रमाण के छोड़ दिया जाए या फिर बिना पूरी जांच के उसे दंडित किया जाए? प्रतियोगियों के उत्तर। मगध के राजकुमार ने कहा, राजा को अपनी सेना की बात माननी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा सर्वोपरि है। अवंती के युवराज बोले, राजा को जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए वृद्धा को न्याय देना चाहिए। परंतु आर्यमित्र ने सबसे अलग उत्तर दिया। उसने गहरी दृष्टि से वृद्धा और सेनापति को देखा, फिर कहा, न न्याय भावनाओं से चलता है, न संदेह से।
सच्चा न्याय वही है जो सत्य की खोज पर आधारित हो। सबसे पहले उस युवक की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि वह निर्दोष पाया जाता है तो उसे मुक्त कर देना चाहिए, और यदि दोषी पाया जाता है तो उचित दंड दिया जाना चाहिए। महाराज वीरेंद्र सिंह और राजकुमारी सौम्या ने उसकी न्यायप्रियता से प्रभावित होकर घोषणा की। तीसरी परीक्षा का विजेता भी आर्यमित्र है। अब राजकुमारी सौम्या का विवाह आर्यमित्र से तय हो गया। लेकिन ठीक उसी समय एक रहस्य उजागर हुआ जिसने सबको चौंका दिया। आर्यमित्र कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक राजवंशी है। युवराज अधिराज गुस्से से तिलमिला रहे थे। विजयगढ़ में 3 परीक्षाओं के विजेता का नाम सुनकर उनका चेहरा कठोर हो गया। आर्यमित्र, उन्होंने अपने पिता सम्राट विक्रमसेन से कहा, पिताश्री, यह विवाह एक अपमान है। राजकुमारी सौम्या मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन अब एक अज्ञात योद्धा उसे जीत चुका है। सम्राट विक्रमसेन ने गंभीर स्वर में कहा, अधिराज, यह सिर्फ विवाह का प्रश्न नहीं, बल्कि कांचनपुर के सम्मान की बात है। अगर हम इसे स्वीकार कर ले तो हमारा प्रभाव कम हो जाएगा। हमें तुरंत विजयगढ़ पर आक्रमण की तैयारी करनी होगी। लेकिन तभी राज्यसभा में एक गुप्तचर घुसा और बोला, महाराज, हमें तुरंत रुक जाना चाहिए। आर्यमित्र कोई साधारण योद्धा नहीं, वह कांचनपुर के ही खोए हुए युवराज आर्यमित्र सिंह हैं। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। अधिराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह संभव है? गुप्तचर ने बताया, याद कीजिए, वर्षों पहले जब राज्य में षड्यंत्र हुआ था, तब महारानी के छोटे पुत्र आर्यमित्र को किसी ने मारने की कोशिश की थी। लेकिन वास्तव में वह मरा नहीं था। उसे एक साधु ने बचा लिया और जंगल में पाला। वर्षों बाद वह अब एक महान योद्धा बन चुका है और अपने ही राज्य के खिलाफ युद्ध रोकने आया है। सम्राट विक्रमसेन का चेहरा कठोर हो गया। उन्हें याद आया कि कैसे उनके छोटे पुत्र को मारने की साजिश रची गई थी और कैसे वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। विजयगढ़ में आर्यमित्र का स्वागत। उधर विजयगढ़ में यह समाचार तेजी से फैला। महाराज वीरेंद्र सिंह ही स्वयं राजकुमारी सौम्या और आर्यमित्र के पास पहुंचे और बोले, वीर योद्धा, आज तुमने न केवल मेरी पुत्री को बल्कि विजयगढ़ के सम्मान को भी जीत लिया है। अब हमें यह विवाह धूमधाम से करना चाहिए। राजकुमारी सौम्या ने आर्यमित्र की ओर देखा, तो तुम केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक खोया हुआ राजकुमार हो। आर्यमित्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं पहले भी केवल एक धर्म योद्धा था और आज भी वही हूँ। राजकुमार होना केवल मेरा परिचय है, लेकिन मेरी निष्ठा न्याय और धर्म के लिए है। कांचनपुर के राजमहल में भारी तनाव था। सम्राट विक्रमसेन द्वंद्व में थे, क्या मैं विजयगढ़ पर आक्रमण करूं या अपने खोए हुए पुत्र आर्यमित्र को अपनाकर इस विवाह को स्वीकार करूं? युवराज अधिराज का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, पिताश्री, ये विवाह हमारी शक्ति का अपमान है। हमें विजयगढ़ पर चढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन सम्राट विक्रमसेन ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं अधिराज, युद्ध का अर्थ केवल रक्तपात नहीं होता। अगर मेरा पुत्र जीवित है और उसने विजयगढ़ की राजकुमारी को अपने पराक्रम से जीता है, तो हमें इसे स्वीकार करना होगा। यह विवाह 2 राज्यों को जोड़ सकता है, जिससे शक्ति और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रियों ने सहमति में सिर हिलाया। विजयगढ़ ने विवाह की तैयारियां। विजयगढ़ के महल में उल्लास फैल गया। महाराज वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की, राजकुमारी सौम्या और राजकुमार आर्यमित्र के विवाह के लिए भव्य आयोजन किया जाएगा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा। राजमहल को सोने चांदी की झालरों से सजाया गया। मेवाड़, कन्नौज, मालवा और अन्य राज्यों के राजा इस भव्य आयोजन में आमंत्रित किए गए। राजकुमारी सौम्या का श्रृंगार महल की श्रेष्ठ दासियों और सेविकाओं द्वारा किया गया। उन्होंने सोने की कढ़ाई वाला लाल जोड़ा पहना, माथे पर चमकता चंद्रहार और गले में नवरत्न हार धारण किया। उधर आर्यमित्र ने अपने राजसी परिधान धारण किए। अब वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक राजकुमार के रूप में खड़ा था। विवाह समारोह। मंडप को भव्य फूलों और रत्नों से सजाया गया। अग्नि के 7 फेरों के दौरान आर्यमित्र ने सौम्या का हाथ थामा और वचन दिया, मैं तुम्हें केवल पत्नी नहीं, बल्कि अपने राज्य और जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मानूंगा। मैं सदैव धर्म और न्याय के मार्ग पर चलूंगा। सौम्या ने भी प्रतिज्ञा ली, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं। तुम्हारा धर्म ही मेरा धर्म होगा। जब विवाह संपन्न हुआ तो सम्राट विक्रमसेन स्वयं विजयगढ़ आए और आर्यमित्र को गले लगा लिया। पुत्र,
मैंने तुम्हें वर्षों पहले खो दिया था, लेकिन आज तुम्हें पुनः प्राप्त कर लिया। ये विवाह केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि दो राज्यों का मिलन है। राजकुमारी सौम्या और राजकुमार आर्यमित्र का यह विवाह इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि वीरता, बुद्धिमत्ता और धर्म की परीक्षा का प्रमाण था, जिसने एक खोए हुए राजकुमार को उसका अधिकार और प्रेम दोनों दिलाया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस प्रकार की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।